दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक कुमार। जय हिंद, जय भीम। आप हमारा YouTube चैनल दीपक कुमार ऑफिशियल्स देखते रहते हैं, जिसपे विभिन्न मुद्दों पर मेरा विश्लेषण होता है। आपसे ये गुजारिश होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स दें, ताकि उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर सकूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया के दौरे पे 2 दिन के रशिया दौरे पे गए और इस दौरे में काफी बहुत कुछ जो है देश के लिए, दोनों देश की बढ़ोतरी के लिए, बेहतरी के लिए बात की गई। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा कि 2014 से पहले देश में जो है एक निराशा, एक का माहौल था, लेकिन 2014 के बाद देश में जो है आत्मविश्वास बढ़ा है। और रशिया के साथ उनकी जो ये मुलाकात है वो कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि ये दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए आज जो मेरा विषय है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रशिया और भारत का जो संबंध है, वो संबंध कोई 2014 के बाद से तो है नहीं। यह संबंध काफी पुराना है, इसका एक लंबा इतिहास है। हालांकि पूरे इतिहास में जाना संभव नहीं है, लेकिन इतिहास के कुछ पन्नों को और उस पन्नों से कुछ इतिहास के कुछ ऐसी बहुत ही सुंदर बातें मैं चुन करके आपके सामने लाया हूं कि आपको उसे सुनना चाहिए। रशिया के साथ जब भारत के संबंध बन रहे थे, वह संबंध काफी कठिन थे, बातें बन नहीं रही थी। अगर एक शख्स जो कि हमारे देश के महान शख्स में से एक है, अगर उस शख्स ने वहां पे जाकर के अपनी राजनायिकी की भूमिका, राजदूत की भूमिका बखूबी से न निभाई होती, तो शायद रशिया और भारत की जो दोस्ती है वह आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचती। रशिया और इंडिया का जो रिलेशनशिप है, उस पर मैं ये बातें रखने जा रहा हूं। मैं आपको बातें बताऊंगा कि वो शख्स कौन है, आप खुद भी समझ जाएंगे। यूं ही इतनी पक्की दोस्ती नहीं है रूस और भारत की। एक राजदूत ने निभाई थी अहम भूमिका। कहा जाता है कि 1950 के दशक में सोवियत संघ और तत्कालीन राष्ट्रपति सोवियत संघ के जोसेफ स्टालिन भारत के बारे में बहुत अच्छी राय नहीं रखते थे। इतनी पक्की दोस्ती नहीं थी रूस और भारत के बीच में, लेकिन एक राजदूत ने अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी कार्यकुशलता से अहम भूमिका निभा करके भारत और रूस को नजदीक लाया। पीएम मोदी 2 दिन की रूस यात्रा पे तो गए ही वहां, और काफी बेहतर चर्चा भी हुई। प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती बहुत गहरी है, इस पर सभी लोग चर्चा भी करते हैं। रूस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को अपने देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। ये भारत के लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन इसमें एक जो मैं उस राजदूत की बात कर रहा था, उसने अहम भूमिका निभाई, जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। 1950 के दशक में सोवियत संघ और तत्कालीन राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन भारत के बारे में अच्छी राय नहीं रखते थे। ये वो दौर था जब दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। मॉस्को में हमेशा से भारत की छवि नकारात्मक बनी हुई थी। उन्हें लगता था कि आजादी के बाद भी भारत साम्राज्यवादी ताकतों के हाथों में खेल रहा है। मॉस्को के अखबार भारत को पिछलग्गू मानकर खबरें लिखते थे। लेकिन जो पहले राजदूत थे रूस में, वह थे, उन्होंने अपनी किताब, अशोक कपूर ने अपनी किताब द डिप्लोमेटिक आइडियाज एंड प्रैक्टिस ऑफ एशियन स्टेट्स में लिखा है कि 1950 में राधा कृष्णन को मॉस्को में राजदूत के रूप में भेजा गया था। उनका काम काफी बहुत मुश्किल था, क्योंकि भारत में विजया लक्ष्मी पंडित, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, उनको राजदूत बनाकर भेजा था। उन्होंने स्टालिन से कई बार मिलने की कोशिशें की, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली। स्टालिन उन्हें एरोगेंट मानते थे। विजया लक्ष्मी पंडित 2 साल तक मॉस्को में केवल भारतीय दूतावास तक ही सीमित रही और बाद में वह निराश होकर के भारत लौट गई। बाद में राधा कृष्णन को भारत से राजदूत बनाकर भेजा गया। ऐसे में जब राधा कृष्णन भेजे, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि राधा कृष्णन पहले भारत में संयुक्त राज्य में भारत के राजदूत भी थे वह, और उन्होंने स्टालिन को उन्हें साधना था, और बहुत मूडी भी स्टालिन थे। स्टालिन ने भारत और नेहरू के खिलाफ
नकारात्मक धारणा अपने मन में बिठा रखी थी। लेकिन राधा कृष्णन भी चालाक थे, फिलोसफर भी थे। उन दिनों रूस में दार्शनिकों को काफी सम्मान दिया जाता था, लिहाजा उन्होंने मॉस्को में खुद को अलग और खास दिखाने के लिए छवि को भुनाने की कोशिश की। मॉस्को में प्रोपेगेंडा फैलाया जाने लगा कि वह रात में केवल 2 घंटे सोते हैं, रात भर किताबें लिखने में बिजी रहते हैं, दिन में राजनीति की भूमिका निभाते हैं। वह रहस्यपूर्ण शख्सियत बन गए थे राधा कृष्णन। इसके बाद से राधा कृष्णन की एक अलग छवि ही मॉस्को में, सोवियत रूस में बनने लगी, सोवियत संघ में। बाद में स्टालिन ने जब मिलने का जब उन्होंने समय मांगा तो तुरंत समय भी मिल गया। भारतीय दूतावास के विदेश मंत्रालय को भेजे गए तार में कहा गया कि पहली मुलाकात बहुत उपयोगी रही, जिसने भारत के बारे में स्टालिन की ढेर सारी धारणाओं को बदल दिया। स्टालिन को लगता था कि भारत में अंग्रेजी भाषा का राज चलता है, क्योंकि ब्रिटिश वहां लंबे समय तक शासन किए थे। उन्होंने पूछा भी राधा कृष्णन से कि आपके यहाँ कौन सी भाषा में काम होता है, तो राधा कृष्णन ने बहुत चतुराई से जवाब दिया कि देश की सबसे लोकप्रिय भाषा हिंदुस्तान में हिंदी है। इस पर सोवियत जो प्रमुख स्टालिन थे वो बहुत खुश हुए। राधा कृष्णन का जवाब अगर अंग्रेजी हो जाता कि हमारी वर्किंग लैंग्वेज इंग्लिश है, तो स्टालिन को अच्छा नहीं लगता। जब राधा कृष्णन हिंदुस्तान लौटने लगे, भारत लौटने लगे, तो 2.5 साल जब वो मॉस्को में रहे, उन्हें जब भारत लौटना था उससे 3 दिन पहले ही स्टालिन से उन्होंने मिलने की कोशिश की। समय मिल गया। स्टालिन विदेशी राजदूतों को मिलने के लिए काफी इंतजार कराया करते थे उस समय, लेकिन राधा कृष्णन को मुलाकात के बाद नेहरू और मॉस्को को करीब लाने में वो काफी सफल रहे थे। अपनी आखिरी मुलाकात में भी उन्होंने भारत के बारे में बची भ्रांतियों को दूर कर दिया। आप इस बात को समझ गए होंगे कि राधा कृष्णन कौन है। राधा कृष्णन जो कि भारत में हमारे देश के उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति के पद पे आए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस पे हम पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिसके जन्म को हम एक टीचिंग डे के रूप में मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में पूरे देश के शिक्षकों को उस दिन सम्मान करते हैं, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने कहा था कि पूरी जिंदगी सीखनी चाहिए, पूरी जिंदगी सीखने के लिए होता है। और वो जब राष्ट्रपति बने फिर भी वो अपने आप को एक शिक्षक ही मानते थे, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा देना और किताबें लिखना उनकी खासियत रही थी। और यही वो शख्स थे जिन्होंने भारत और सोवियत संघ को नजदीक लाया। ये वही शख्स थे, जबकि आपको बताया कि विजयलक्ष्मी पंडित फेल्योर हो चुकी थी, लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने सूझबूझ, अपनी दार्शनिक क्षमता, अपनी बौद्धिकता और अपने दार्शनिक स्वभाव की वजह से स्टालिन को वो काफी भागे और फिर धीरे धीरे भारत और रूस को नजदीक लाने वाले वो शख्स है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो आज आप देख पा रहे हैं कि फिर उसके बाद कई प्रधानमंत्री रूस की यात्रा किए। और मैं इसके बाद एक और शख्सियत की चर्चा करूंगा कि वह जब रूस गए तो उन्होंने रूस को से क्या लाया और वह रूस में क्या किए। अब मैं उस शख्स की बात करूंगा जिन्होंने पहली बार रूस की यात्रा की। मैं बात कर रहा हूं आधुनिक भारत के निर्माता, देश के शिल्पकार, बच्चों के चाचा कहलाने वाले चाचा नेहरू, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। नेहरू 16 दिन की रूस यात्रा पे गए, और जब वो रूस यात्रा पे गए तो रूस में शायद मुझे लगता है कि भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने 16 दिन रूस में नहीं बिताया होगा, लेकिन नेहरू 16 दिनों तक रूस में रहे। और रूस से उन्होंने एक स्टील प्लांट भी इंडिया में लाया। और उस समय जो है साम्यवादी रूस, जहाँ की साम्यवादी व्यवस्था थी, उस साम्यवादी व्यवस्था में रूस में भारत के प्रधानमंत्री का, यानी भारत का काफी जोरदार स्वागत हुआ था। उस समय की बात है जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया जो है पूंजीवाद और साम्यवाद 2 खेमों में बढ़ चुका था। इस दौरान सोवियत रूस साम्यवादी गुट का नेतृत्व करता था, जबकि पूंजीवादी देशों का अगुवा
अमेरिका था। भारत को तब नई नई आजादी मिली थी। दोनों देशों का दबाव था भारत के ऊपर कि वह या तो पूंजीवादी गुट में शामिल हो जाए या साम्यवादी गुट में शामिल हो जाए, लेकिन भारत ने गुट निरपेक्षता के रास्ते को अपनाया। देश को उद्योगों की जरूरत तो थी ही, गुट निरपेक्ष के रास्ते पे चलने पे भी उद्योग की जरूरत थी, जिससे विकास के लिए बुनियादी ढांचा खड़ा किया जा सके, जैसे स्टील, एयरक्राफ्ट, ऑटो इंडस्ट्री, पनबिजली परियोजना आदि। नेहरू भारत के इन्हीं सपनों के लिए 1955 में सोवियत रूस की यात्रा पर निकले थे। नेहरू को, जैसा कि वो अपनी आत्मकथा में कहते हैं, आधुनिक भारत के मंदिरों का निर्माण करना था उनको। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दिल्ली से निकल पड़े रूस की यात्रा पे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 5000 किलोमीटर दूर याकेतरिनबर्ग शहर में पहुंचे रूस में। उनके साथ थे भारत की भावी प्रधानमंत्री, उनके सुपुत्री इंदिरा गांधी। नेहरू ने सोवियत रूस की यात्रा 7 जून 1955 को शुरू की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत रूस के इस शहर में बड़े पैमाने पर लोहा गलाकर स्टील बनाया जाता था। नेहरू ने सोवियत रूस की इस महायात्रा में भारत और रूस के बीच दोस्ती के एक ऐसे रिश्ते की गांठ जोड़ी जिस पर भारत और रूस आज तक इतराते हैं। नेहरू मास्को से लेनिनग्राद की बृहत यात्रा पर निकले। इस दौरान उन्होंने स्टालिनग्राड, क्रीमिया, जॉर्जिया, आशगाबाद, ताशकंद, समरकंद, अल्टाई क्षेत्र, मैग्निटोगोर्स्क और सर्वदलोवस्क शहरों का उन्होंने भ्रमण किया। रूस में जब नेहरू पहुंचे तो उनके स्वागत में जो भीड़ थी, अभी तो आप देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं जिस देश में, वहां पे भारतीयों की भीड़ होती है। स्वाभाविक है, उन्हें लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आए हैं। लेकिन नेहरू जिस समय रूस गए थे तो उस समय रूसी नागरिकों की इतनी ज्यादा भीड़, आप जब तस्वीरों को देखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि इतना ज्यादा लगाव भारत से रूस के लोगों का था और रूस के प्रधानमंत्री का उन्होंने जोर शोर से स्वागत किया। सर्वदलोवस्क शहर का नाम बदलकर अब याकेतरिनबर्ग हो गया था। इस शहर को सोवियत रूस की स्टील राजधानी कहते थे। इस शहर में मौजूद हैवी इंजीनियरिंग प्लांट उर्लमास से नेहरू काफी प्रभावित हुए। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक उस समय स्थानीय इतिहासकार ओल्गा बुखारकीना बताते हैं कि उर्ल पहाड़ों की श्रृंखला में बसे इस शहर ने नेहरू का दिल जीत लिया। बाद में उर्लमास कारखाने में ही बोकारो स्टील प्लांट के लिए भारी भरकम मशीन बनाई गई और उस प्लांट को भारत लाया गया। और बाद में तमिलनाडु में बने कूडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए भी रूस के इस प्लांट ने भारी यंत्र भारत को मुहैया कराए थे। रूस के यात्रा में नेहरू की एक अपनी विजन थी। वह रूस गए थे क्योंकि उन्हें भारत को एक समृद्धशाली, एक आधारभूत रूप से मजबूत आधुनिक भारत का निर्माण करना था। उस आधुनिक भारत का निर्माण जिसकी नींव नेहरू ने रखी। लेकिन बहुत दुख की बात होती है जब देश के प्रमुख पदों पर बैठे हुए व्यक्ति जब इस बात को नकार देते हैं कि नेहरू ने कुछ नहीं किया और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 16 दिन के बाद 23 जून 1955 को जब नेहरू इंदिरा गांधी के साथ रूस की यात्रा से भारत लौट रहे थे, तब उन्हें पता चला कि वह रूस में लगभग 13,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके थे। उन्हें तब लगा, उससे पहले महसूस नहीं हुआ, बाद में उनको पता चला कि वह 13,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके थे। नेहरू ने सोवियत रूस की बृहद यात्रा की थी। 1955 में साम्यवादी रूस ने आजाद भारत के पहले पीएम का दिल खोल करके स्वागत किया। और आज भी शायद, जैसा मैंने कहा कि शायद ही कोई राष्ट्राध्यक्ष होगा जो किसी देश में 16 दिन तक रुकेगा, लेकिन वह नेहरू रुके। जबरदस्त खेमेबंदी का वह दौर था। रूस को अपने साथ भारत जैसा विशाल देश मिला था जो साम्यवाद की विचारधारा के साथ चलने को तैयार था। नेहरू यहाँ के कारखाने, विश्वविद्यालय,
स्कूल, कॉलेज, औद्योगिक शहर, संग्रहालय और स्टेडियम गए। उन्होंने एक देश की अर्थव्यवस्था को देखा, उसका इतिहास और समाज को समझा, सरकार चलाने के एक स्थापित सिस्टम से वो परिचित हुए कि किस तरह इतना बड़ा रूस चल रहा है और भारत भी एक विशाल देश है, तो भारत को भी ऐसे ही चलाना है। तब रूस से आने के बाद भारत को 2 स्टील प्लांट मिले। नेहरू की इस यात्रा के साथ ही भारत में 2 आधुनिक स्टील प्लांट लगने का रास्ता खुल गया। ये स्टील प्लांट थे भिलाई और बोकारो। दूरदर्शी नेहरू स्टील की ताकत से पहले ही परिचित थे। एक जगह वह लिखते हैं कि स्टील अर्थव्यवस्था की ताकत का प्रतीक है, ये भविष्य के भारत का गर्व का सूचक है। भारत की इस जरूरत को उन्होंने रूस से पूरा करने का अवसर समझा और सोवियत रूस की तत्कालीन सरकार से इस बाबत बात की। इस मिशन में उन्हें कामयाबी भी मिली। नेहरू के सामने चिंता न सिर्फ अपने देश में स्टील प्लांट लगाने की थी, बल्कि एक चुनौती तकनीकी हस्तांतरण की भी थी। भारत जैसे नए नवेले देश को ये तकनीक कोई भी सक्षम देश सहृदयता देने को तैयार नहीं था, लेकिन निकिता क्रुश्चेव के दौर के रूस ने भारत की जरूरतों का सम्मान किया और भारत में 2 स्टील प्लांट बनाने के लिए जरूरी सामान और तकनीक देने पर राजी हो गया। रूस के इंजीनियर बोकारो, उस समय अभी तो झारखंड हो चुका है, और तत्कालीन बिहार और भिलाई तत्कालीन उस समय मध्य प्रदेश आए। यहाँ पर उन्होंने भिलाई और बोकारो स्टील प्लांट को बनाने में पूरी मदद की। रूस से इंजीनियर आए और उन्होंने मदद की। भिलाई भारत का पहला आधुनिक सरकारी स्टील प्लांट है। बोकारो का कारखाना इसके बाद अस्तित्व में आया। इसी दौरान जो है स्टालिन की भी मौत हो चुकी थी और निकिता क्रुश्चेवा का जमाना आ चुका था। निकिता क्रुश्चेवा के बारे में बताया जाता है कि मार्च 1953 में रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव स्टालिन की मौत के बाद सोवियत रूस की कमान निकिता क्रुश्चेवा के हाथों में आ गई थी। 1953 से 64 तक वे कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव और सोवियत रूस के कर्ता धर्ता रहे। स्टालिन के जमाने में भारत रूस के रिश्तों पर बर्फ जमी रही, लेकिन निकिता भारत के साथ दोस्ती के पक्षधर थे। उन्हीं के कार्यकाल में नेहरू 1955 में सोवियत रूस की यात्रा पे पहुंचे। भारत और सोवियत रूस के बीच दोस्ती इस कदर परवान चढ़ी थी कि नेहरू जून में सोवियत रूस गए तो नवंबर में निकिता क्रुश्चेवा रूस के प्रधानमंत्री निकोलाई बुगलेन के साथ भारत के दौरे पे भी आ गए। नेहरू अपने जीवन काल में बोकारो स्टील प्लांट को आधुनिक भारत का मंदिर बनते हुए जो उनका सपना था वो पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। वे इस प्लांट की तैयारी में ही थे कि 27 मई 1964 को उनका निधन हो गया। यह बेहद दुखद घटना थी देश के लिए। यूं लगा कि भारत ने विज्ञान और विकास की ओर जो सफर शुरू किया गया था उनके द्वारा, वह थम गया और भविष्य में भी थम जाएगा। लेकिन धीरे धीरे भारत इस शोक से उबरा और तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने बोकारो स्टील प्लांट की फाइल को आगे बढ़ाया। 25 जनवरी 1965 की वो तारीख थी जब भारत ने रूस के साथ बोकारो स्टील प्लांट लगाने के समझौते पर दस्तखत किया। शुरुआत में बोकारो स्टील प्लांट की क्षमता 15 से 20 लाख टन स्टील हर साल बनाने की रखी गई थी, जिसे बाद में 40 लाख टन हर साल किया जाना था। सोवियत रूस ने इस उद्देश्य के लिए भारत को लगभग 1667.67 मिलियन रुपए का लोन दिया था। भारत की महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के मुताबिक बोकारो स्टील सिटी का गठन बतौर लिमिटेड कंपनी 29 जनवरी 1964 को ही हो गया था, लेकिन बाद में इसका विलय सेल के साथ कर दिया गया। नेहरू जब 1955 में रूस के दौरे पर गए थे तो इंदिरा गांधी भी उनके साथ थी। भारत का औद्योगिक परिदृश्य कैसा हो, इस विजन को उन्होंने अपने पिता से बखूबी समझा था। जब इंदिरा लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद जनवरी 1966 में देश की प्रधानमंत्री बनी तो उनके पास इस विजन को पूरा करने का मौका और सामर्थ्य दोनों आया। 6 अप्रैल 1968 को इंदिरा गांधी ने बोकारो स्टील प्लांट की आधारशिला रखी। इस प्लांट का पहला ब्लास्ट फर्नेस 2 अक्टूबर 1972 को शुरू हुआ था और इसी के साथ यहां से स्टील का उत्पादन हुआ।
बोकारो में नेहरू के सपनों की झलक मिलती है। बोकारो स्टील सिटी इस शहर का नहीं, पूर्वी भारत का औद्योगिक गौरव है। भारत और रूस की मित्रता के प्रतीक इस कारखाने की स्थापना के पीछे बड़ी रोमांचक दास्तान है। यह कहानी 64 साल पहले के इतिहास में हमें ले जाती है, जब शीत युद्ध के दौर के बीच दुनिया में दो प्रतिस्पर्धी विचारधारा की लड़ाई चल रही थी। इस वैचारिक जंग के बीच भारत को अपना रास्ता चुनना था, भविष्य संवारना था। इस प्रक्रिया में देश के तत्कालीन नेतृत्व के स्वप्नद्रष्टा सोच की झलक दिखती है, जिस सोच की परिणति स्वावलंबी, प्रखर और मुखर आधुनिक भारत थी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि विकास किसी एक सरकार या किसी एक के शासनकाल की देन नहीं होती है। विकास एक सतत प्रक्रिया है और हमें कभी भी नींव को नहीं भूलना चाहिए। हमें इस बात को महसूस करना होगा कि भारत की आज़ादी के बाद देश पे जिस पार्टियों ने राज किया, जिस प्रधानमंत्रियों का भी कार्यकाल रहा, वो सारे कार्यकाल स्वर्णिम थे। हम उससे ज़्यादा स्वर्णिम करें, उससे ज़्यादा बेहतर करें। हमारी सोच यह न हो कि हम अपने पूर्व के शासकों को गलत ठहरा दें, उनकी नीतियों को गलत ठहरा दें, इसलिए क्योंकि हमें नई नीति बनानी है और सत्ता में बने रहना है। सत्ता विकास का एक माध्यम है। सत्ता देश को विकसित करने का, समाज कल्याण करने का एक साधन है। सत्ता का मतलब ये नहीं है कि हम कौन कितना ज्यादा सत्ता में बने रहे, हम उसके एक रिकॉर्ड में चले गए। यह रिकॉर्ड किसी काम का नहीं है। इसलिए यह हमें समझना चाहिए, आज भारत की विदेश नीति जिन देशों से भी है, वह सारे देश की विदेश नीति भारत से प्राचीन रही है। भारत एक ऐसा राष्ट्र रहा है जिसने कभी भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया। भारत एक ऐसा राष्ट्र रहा है जिसने इस देश की सीमाओं में जो भी आए सभी का सम्मान किया। वसुधैव कुटुंबकम ही भारत का उद्देश्य हमेशा रहा और इसलिए रशिया, अमेरिका या जो भी राष्ट्र हैं, सभी से भारत का मधुर संबंध रहा। मैं कितना इस बात को स्पष्ट कर पाया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप समझ गए होंगे कि भारत का रशिया से कितना पुराना संबंध रहा और उस संबंध की नींव में लोग, महान सब लोग शामिल हैं। आप बने रहें आगे के विश्लेषण के लिए। मैं दीपक कुमार, जय हिंद, जय भीम। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें।